अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वीजा गाइड और मैं हूं आपकी होस्ट सारा इलियास। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और साथ साथ जो हमारी ऑस्ट्रेलिया के बारे में सीरीज चल रही हैं उनको आई एम श्योर आप एंजॉय भी करे होंगे और बहुत कुछ लर्न भी करे होंगे। आज सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी उस्मा अंसारी फ्रॉम एविवा जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है अपना ब्यूटीफुल वार्डरोब, एंड थैंक्स अ लॉट टू हर। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जनरल स्किल्ड माइग्रेशन को, हमने आपको बताया कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन सी ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जिनको आपने फुलफिल करना है, आपकी असेसमेंट किन बेसिस पे होती हैं और इन सब चीजों से पहले आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट जो है वो किस तरह से करनी है। सो आज भी इस हवाले से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और जनरल स्किल्ड माइग्रेशन के बारे में मजीद डिटेल्स जो है वो आपको बताएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो सबसे पहले आप नोट कर लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 0423630946 जिसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस, अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी वजह की वजह से आपकी कॉल नहीं मिल पाती तो आप हमें ईमेल कीजिए @visaguide@kohinoor.tv या फिर आप फेसबुक पेज है, हमारा फैन पेज है visaguide@kohinoor.tv, उसको ज्वाइन कीजिए और अपनी क्वेरीज वहां पर लिख भेजिए। और टॉपिक क्या है ये मैंने आपको बता दिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता दी आपको, बट हमारे टॉपिक की फर्दर डिटेल्स के लिए और आपकी अच्छी सी गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सारा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान। अच्छा ठीक। जनरल स्किल माइग्रेशन के बारे में आज हम बात करें और आज बेसिकली हम किन पॉइंट्स को फोकस करेंगे? पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट किया था कि पॉइंट्स बेस्ड है, पॉइंट्स बेस्ड, और उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें शामिल हैं जैसे एज है, स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, नॉलेज टू द इंग्लिश है, उसी की बुनियाद पे हम स्टार्ट करते हैं और जिसमें सब पे आपको उसमें से लेने होते हैं पॉइंट्स, उसको हम लोग स्टार्ट करके तो जनरल स्किल्ड माइग्रेशन। इट इज जनरल स्किल्ड माइग्रेशन। और जनरल स्किल्ड माइग्रेशन में ये होता है कि आपको यू डोंट नीड एन एम्प्लॉयर, और इसके जो कि आई गेस जो मैं थोड़ा सा मेरा नॉलेज है रीजनल में आपको चाहिए होता है। रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन स्कीम में एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर सकते हैं और एम्प्लॉयर्स नॉमिनेशन स्कीम, उन दो स्कीम्स में जो है आपको एम्प्लॉयर चाहिए होता है। लेकिन जो जनरल स्किल्ड माइग्रेशन है इस पे आपकी जो एबिलिटीज हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसी की बुनियाद पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इमिग्रेशन के लिए अहल हो जाते हैं। मतलब ये प्योरली आपके स्किल्स पे, आपकी एबिलिटीज पे डिपेंड करता है और उन्हीं बेसिस पे आपकी असेसमेंट की जाती है। और आप बाउंड नहीं होते कि आपको एम्प्लॉयर चाहिए। बहुत फेयर मतलब जस्टिफाइड है यहाँ पे आपकी जिस तरीके से भी आपकी असेसमेंट की जाती है। जी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा आज हम पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट बेस्ड सिस्टम को हम स्टार्ट कर चुके थे लास्ट वीक, कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि उसमें क्या क्या किस तरह से हम लोग करते हैं उसको। और जनरल स्किल्ड माइग्रेशन में बेसिकली इसकी फिर क्लासेस हैं, उनको हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे और साथ के साथ हम ये बताएंगे कि जी वीजा की फीस क्या होती हैं, जैसे जनरल स्किल्ड माइग्रेशन के लिए जो फीस हैं वो कितनी कितनी होती हैं। अच्छा, आज के हमारे पे गुड न्यूज ये है बिकॉज बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, कॉलर्स हैं, उनके सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारे पास बजट कितना होना चाहिए ताकि हम उसके मुताबिक कहाँ पर हमें अप्लाई करना है, कौन सी जगह हमें सूट करती है। जी हाँ, और ये जो है ये वीजा फीस है, वीजा फीस, इसमें असेसमेंट शामिल नहीं है और इसमें कंसल्टेंट्स को जैसे आप, लेकिन आप एक जनरल आइडिया कर सकते हैं कि ऑब्वियसली इफ यू नीड टू अपॉइंट कंसल्टेंट टू डू इट फॉर यू, क्योंकि प्रोफेशनल काम है वो कंसल्टेंट्स करते हैं, और उसमें आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कंसल्टेंट की फीस इसमें कितनी है अगर आपको किसी ने पैकेज दिया और साथ के साथ असेसमेंट पे आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम और फीस स्ट्रक्चर जो है वीजा फीस, इसके बारे में अभी हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि आज हमारे पास आपको वीजा एंड इमिग्रेशन अपडेट्स देने के लिए क्या है। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक। पाकिस्तान में कायम यूके वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स में आईटी मेंटेनेंस जो कि 3 फरवरी के लिए प्लान की गई थी को मुअख्खर कर दिया गया है, लिहाजा 3 फरवरी 2012 को बायोमेट्रिक सर्विसेज बहाल रहेंगी। यूके बॉर्डर एजेंसी की जानिब से बरतानिया से जबरी तौर पर निकाले जाने वाले लोगों के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के नामुनासिब रवैया, मसलन गलत जुबान और नामुनासिब कुव्वत के इस्तेमाल की शिकायत जोर पकड़ रही हैं।
बरतानवी पार्लियामेंट की होम अफेयर्स कमेटी के मेंबरान पार्लियामेंट ने यूके बॉर्डर एजेंसी पर जोर दिया है कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के गैर मुनासिब रवैया के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करे। अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने अमरीका में तजारत के फरोग के लिए नई पॉलिसियां वज़ा करने का ऐलान किया है। इसके तहत कुछ मुमालिक के लिए विजिटर वीजा के हसूल में आसानी पैदा की जाएगी ताकि अमरीका में सियाहत को फरोग दिया जा सके और मुलाजमत के मजीद मौके पैदा किए जा सकें। कनाडा में लोकल सोशल वर्कर्स, हेल्थ केयर रिप्रेजेंटेटिव्स, बिजनेस पर्संस और पॉलिटिशियंस पर मुश्तमिल एक नई इमिग्रेशन पार्टनरशिप काउंसिल तश्कील दी गई है, जिसका बुनियादी मकसद तारकीन वतन और महाजरीन की कनाडा में सेटलमेंट के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करना है। 1 जनवरी 2012 से श्रीलंका ने ऑन अराइवल वीजा सिस्टम सिर्फ 2 मुमालिक सिंगापुर और मालदीव्स तक महदूद रखते हुए दीगर मुमालिक के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन सिस्टम लागू किया है। इन 78 मुमालिक में सार्क मुमालिक जैसा कि बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के बाशिंदे $10 जबकि दीगर मुमालिक के बाशिंदे $20 फीस अदा करेंगे। जी व्यूअर्स, आपने देखा ये पैकेज डिफरेंट मेजर कंट्रीज के बारे में उसमें अपडेट्स थी। अच्छा मिस्टर लोन, इसमें मैं देख रही थी कि अमेरिका ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है, ओबामा ने बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज को वीजा पॉलिसीज के हवाले से फैसिलिटेट किया गया है। उन लकी कंट्रीज में पाकिस्तान है या नहीं? इसको अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अभी उन्होंने मतलब डिफाइन नहीं किया अभी डिफाइन नहीं किया इसको, लेकिन बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है कि टूरिज्म को प्रमोट करना और साथ के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है अमेरिकन के लिए, एम्प्लॉयमेंट बने। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्राइटेरिया बनेगा, जाहिर है उसमें ये नहीं देखा जाता कि फलां मुल्क के लोगों को आप करेंगे, फलां मुल्क के लोगों को नहीं करेगा। जो भी उस कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे, जो कि यानी पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स होंगे या टूरिस्ट ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपना मुल्क देख के अमेरिका देखने की कोशिश करनी है, उनको तो जाहिर है अकोमोडेट करेंगे। लेकिन अगर हमने अपना मुल्क ना देखा हो, मरी ना गए हो, एबटाबाद ना देखा हो, नथिया गली ना गए हो और हम कहेंगे जी हमने अमेरिका देखना है, तो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए ऐसी चीजें नहीं होती। अच्छा ठीक है, वही जिनके पास कोई ना कोई पोटेंशियल है, कोई ना कोई ब्रिलियंट प्रपोजल या आइडिया है, तो उनके लिए डेफिनेटली ये स्कीम होगी। जी बिल्कुल। और इस जो हमारा जो आज का बुलेटिन था, इसमें जो एक बड़ी चीज थी वो ये थी कि अभी जो श्रीलंका का पहले ये था कि श्रीलंका ने ऑन अराइवल वीजा मिल जाता था, अब वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि 78 ऐसे कंट्रीज हैं कि जो वीजा पहले आप लेंगे और उनकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आप वीजा लेंगे और फिर उसके बाद आप ट्रैवल करेंगे, ऑन अराइवल वीजा नहीं मिलेगा। चलें ठीक है, उस पॉलिसी को जो है खत्म कर दिया। सिंगापुर और मालदीव्स के अलावा। ठीक है, ओके। एक और है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मेरा नाम मुबशर है, मैं सीहोर से बात कर रहा हूँ। जी मुबशर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जी, सवाल बताइए अपना। मेरा सवाल है कि मैं हांगकांग के लिए विजिट वीजा अप्लाई करना चाहता हूँ। अच्छा, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है और मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, तरीकाकार क्या और आपको एम्बेसी का पूछना है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और हांगकांग का एम्बेसी एक इनका क्वेश्चन था और दूसरा है कि प्रोसीजर क्या होगा, डेफिनेटली उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज जो है उनको फुलफिल करना होगा। मुबशर साहब का एक क्वेश्चन था। विजिट वीजा वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो विजिट वीजा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे कोई भी वो मुल्क है, ज्यादातर सबसे पहले तो कुछ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें यह है कि आपके एक तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट हो गया, शनाख्ती कार्ड हो गया, ये तमाम चीजें होती हैं। इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, यानी आपने पूरी अपनी क्लियर पोजीशन उनको बतानी होती है। फिर उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स की बात होती है, उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, उसमें आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जो आपकी बेसिकली जैसे आप हैं वो पोजीशन जानना उनका जरूरत है। अच्छा, पासपोर्ट की वैलिडिटी का भी हम यहाँ पर बताते चले कि 6 मंथ्स का होता है। हाँ, मोर देन 6 मंथ्स होना चाहिए हमेशा से, कम से कम जो है उनकी बुनियाद पे आप कर सकते हैं। जहां तक हांगकांग के वीजे की हम बात करें तो हांगकांग का वीजा जो है वो चाइना से प्रोसेस होता है, एम्बेसी ऑफ चाइना से
पाकिस्तान से प्रोसेस होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका तरीकाकार है। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करके तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑन अराइवल होता है या क्या? नहीं, हांगकांग का वीजा ऑन अराइवल नहीं है, हांगकांग का वीजा आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें। चलिए, मुबशर को आई एम श्योर अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। हम अपने पॉइंट बेस्ड सिस्टम को जो है वो कंटिन्यू करें। काफी ज्यादा कैटेगरीज को हम डिफाइन कर चुके हैं जिन पे आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जी, अभी हमने पॉइंट्स ऑफ स्किल डिस्कस कर लिए थे, एज के डिस्कस कर लिए थे और फिर उसके बाद क्वालिफिकेशंस को कर चुके थे, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी को कर चुके थे। अब हम जा रहे थे पॉइंट्स फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट। ये हमने इसमें करना था। पॉइंट्स ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट भी एक्चुअली हमने पिछली दफा किया था, लेकिन इसको क्लियर करना चाहता हूँ ज्यादा। इफ योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन इज वर्थ 60 पॉइंट्स and you have worked in your nominated occupation or a closely related occupation, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं इसके। यानी आपने जो आपकी असेसमेंट हुई है, जिस फील्ड में आपकी हुई है, वो वाली जो फील्ड है, अगर वो 60 पॉइंट्स अर्न कर रही है तो इस पोजीशन में आपको 10 पॉइंट्स, ये जो स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट है, इसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इफ योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन इज वर्थ 40, 50 और 60 पॉइंट्स एंड यू हैव वर्कड इन स्किल्ड employment, any occupation listed on the skills occupation list for at least 3 or 4 years immediately before you apply, then you get 5 points. अच्छा, 40, 50 and 60 इस बेसिस पे आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। जी, 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, अगर आप किसी एनी ऑक्यूपेशन में, जैसे जो कोई भी ऑक्यूपेशन है उस लिस्ट में अगर शामिल है, ठीक है, तो आप उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। इसको कंटिन्यू करते हैं। कॉलर है हमारे साथ, पहले उनसे बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद वामिक बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद गालिब बात करें। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने 8 इयर्स का मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस है। मैंने एमकॉम किया है और एमबीए किया है। मुझे पता करना है कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन के लिए या जो स्किल वर्कर जो वीजा होता है उसका क्या तरीकाकार है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वामिक, मोहम्मद वामिक थे बेसिकली जी। अच्छा, इनका क्वेश्चन था कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और एमकॉम किया है इन्होंने जी। तो कॉमर्स का फील्ड आ जाता है, तो कॉमर्स को माइंड में रखते हुए हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्या स्कोप देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया की पहले हम कनाडा को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ऑस्ट्रेलिया के कनाडा की ये पोजीशन है कि कनाडा में अभी इस वक्त जो उनके 29 ऑक्यूपेशंस हैं उनमें ये वाला ऑक्यूपेशंस फॉल नहीं करते। अच्छा, ठीक है। इसलिए वो जनरल स्किल्ड मार्केट, जो फेडरल स्किल्ड वर्कर की जो स्कीम्स है, उसमें डायरेक्टली ये नहीं कर सकते अप्लाई। हाँ, अगर इनके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफर मौजूद हो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की, तो फिर वो 29 स्किल्स की जरूरत नहीं होती। परमानेंट ऑफर के केस में जो है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के उसमें आपको उन 29 कैटेगरीज को नहीं देखना होता। उसके अलावा आप उसमें कर सकते हैं। और आइडियली इनकी 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है और अगर वो कंटिन्यूस एक्सपीरियंस है और इनकी एज 50 से अबव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सही। ये जो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, बाकी तो जाहिर है हर इंडिविजुअल का जब बेसिकली कैलकुलेशन होती है, पॉइंट्स टेस्ट होता है, उस पर मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ये दो बेसिक चीजें हैं कि एक बिलो 50 आपको मार्क्स मिलते हैं, यानी 28 से अगर आप 35 तक हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ये है कि जो बॉटम लाइन है वो 50 इयर्स है कि जिससे नीचे अगर आप हैं तो आपको एज के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलिया में जहां तक हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की ऑक्यूपेशन स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट में बैंकिंग के सेक्टर के मौजूद हैं प्रोफेशंस। हाँ, क्योंकि एमकॉम वाले बैंकिंग में भी हाँ जी, बैंकिंग सेक्टर में आ जाता है, कम्युनिकेशन मतलब कॉमर्स में आ जाता है किसी भी तरह से। और ये डिपेंड करता है कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है। और जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से अपने ये पहले असेसमेंट करवाएंगे और असेसमेंट के बाद ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चांसेस इनके पास दोनों में हैं, कनाडा में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, और वो डिपेंड करता है कि इनके असेसमेंट किन बेसिस पे। हाँ जी, कनाडा के लिए इनके पास जॉब ऑफर की सूरत में है चांस, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये जनरल स्किल्ड माइग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलें, ठीक है। ये दो फर्क। इसी नोट पे हमें जाना है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ आपके लाइव कॉल्स पे इंक्लूड करेंगे। टेक अ ब्रेक।